इस वीडियो में हम ऑटोलोगस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे और ये पहली स्लाइड है। हमने मल्टीपल माइलोमा के टॉपिक में पढ़ा था कि एक मोडालिटी जो ट्रीटमेंट की है वो ऑटोलोगस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है और वो जो एलिजिबल पेशेंट को करना होता है और ज़रूरी नहीं कि आपने उसको अपफ्रंट करना है, आप उसको रिलैप्स पे भी कर सकते हैं। मैंने इसमें इस स्लाइड में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। तो पहली बात तो इसमें ये है कि ये जो ऑटोलोगस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है ये आप आउट पेशेंट भी कर सकते हैं, आप इन पेशेंट भी कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप आउट पेशेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा मॉनिटरिंग चाहिए और पेशेंट को मतलब अब अराउंड डेली हॉस्पिटल या ऑन्कोलॉजी स्वीट में आना होगा। अब पहली बात तो ये कि गुड वेनस एक्सेस होनी चाहिए और आईवी लाइन भी हो सकती है अगर अच्छी आईवी लाइन है, या फ्रेसिस कैथीटर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम GCSF ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर लगातार बैक टू बैक 4 डेज देते हैं और इसमें जो डोज हम देते हैं वो 10 माइक पर किलोग्राम है। अब ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स द बोन मैरो, स्टिमुलेट्स न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन एंड स्टेम सेल। और फिर क्या होता है कि स्टेम सेल जो है ना वो बोन मैरो से ब्लड में आके घूमना शुरू कर देते हैं। तो अब जब स्टेम सेल आ रहे हैं तो 4th डे के ऊपर हम एक मेडिकेशन देते हैं मोजोबिल। मोजोबिल इसका जो जेनेरिक नेम है वो प्लीरेक्साफोर। अब हम 4th डे के ऊपर ये मेडिकेशन देते हैं। इस मेडिकेशन का काम क्या होता है कि देखें, हमें इसमें बेसिकली इशू ये है कि हमको जिस चीज़ चाहिए, हमको स्टेम सेल चाहिए, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में स्टेम सेल हमें मिले। तो मोजोबिल जो है वो आपको हेल्प करती है कि स्टेम सेल बोन मैरो से बाहर आए। तो अगर आप मोजोबिल नहीं देते तो कुछ पेशेंट्स में स्टेम सेल काउंट इतना अच्छा कलेक्ट नहीं होता। इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे अगली स्लाइड में। अब जब आप GCSF देते हैं तो जो स्टेम सेल जो स्ट्रोमा है वो एक और चीज़ को सिक्रीट करता है जिसका नाम है स्टेम सेल ड्राइव्ड फैक्टर 1 अल्फा। अब व्हाट इज स्टेम सेल ड्राइव्ड फैक्टर 1 अल्फा? ये फूड फॉर द स्टेम सेल है, मतलब कि ये स्टेम सेल का खाना है, मतलब ये उनको हेल्प करता है स्टेम सेल को। तो अब जब जब बहुत ज़्यादा SDF1 अल्फ़ा बोन मैरो में होंगे तो जो स्टेम सेल है वो ज़ाहिर है हर बंदा खाने की तरफ आएगा, राइट। तो स्टेम सेल खाने की तरफ आएगा, अपने SDF1 अल्फ़ा पे आएगा। तो स्टेम सेल SDF1 अल्फ़ा पे बोन मैरो में चिमटा रहेगा तो वो बाहर नहीं आएगा। तो अब हमारा तो काम ये है ना कि किसी तरह के इसको खाने से हटा के इसे ब्लड में लाया जाए। तो मोजोबिल वहाँ पे हमें इस काम में हमें हेल्प करती है। मोजोबिल कैसे हमारी हेल्प करती है? अब एक रिसेप्टर है स्टेम सेल के ऊपर CXCR4। ये जो रिसेप्टर है CXCR4 रिसेप्टर, ये बेसिकली स्टेम सेल का मतलब ये स्टेम सेल को हेल्प करता है SDF1 अल्फ़ा से इंटरेक्शन के लिए। तो जो मोजोबिल है वो इस CXCR4 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और फिर इसकी वजह से जो स्टेम सेल है उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता SDF1 अल्फ़ा से और वो फिर दे स्टार्ट लीकिंग इनटू द ब्लड। ये जो स्लाइड है ये जो पिक्चर है ये मैंने मोजोबिल की वेबसाइट से ली है। आप इसको खुद भी देख सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं mozobil.com। अब ये नॉर्मल सेल है और ये जो हिस्सा है ये सारा बोन मैरो का ये स्ट्रोमल सेल है और ये ब्लड वेसल है। और यहाँ पे हमारा CD34 प्लस स्टेम सेल है जिसको कि हमारा एम है कि ये किसी तरह ब्लड वेसल में आए और क्योंकि हमें ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में हेल्प करेगा। और यहाँ पे ये CXCR4 रिसेप्टर है जो कि स्टेम सेल के ऊपर है। ये SDF1 अल्फ़ा रिसेप्टर है और ये जो स्टेम सेल हैं ये बोन मैरो को एंकर करते हैं। ये किस तरह करते हैं? ये CXCR4 और यहाँ पे CXCR4 है और ये SDF1 अल्फ़ा है। ये नॉर्मल सेल की हम बात कर रहे हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट जब आप पेशेंट को मोजोबिल देते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे ये मोजोबिल आई है
Mosovil disrupts CXCR4 STF1 alpha interaction, releasing stem cells into the bloodstream. तो ये CXCR4 STF1 alpha को इंट्रैक्शन को स्टॉप करती है और अब देयर इज़ नो इंट्रैक्शन। यहाँ पे इंट्रैक्शन था, यहाँ पे मोजोबिल दी, नो इंट्रैक्शन, और अब यह पैरो देख रहे हो कि स्टेम सेल बोन मैरो से निकल के ब्लड में जा रहा है। इस तरह फिर 4 दिन GCSF देने के बाद उसको हम जो है चौथे दिन की शाम को हम मोजोबिल देते हैं, और ताकि हम और ज़्यादा स्टेम सेल कलेक्ट करें, और उसके बाद जो गोल होता है वो एफरेसिस का होता है। तो 4 दिन हमने लगातार GCSF दिया, उसके बाद 4th इवनिंग पे हमने मोजोबिल दी, उसके बाद अगेन पेशेंट कम बैक नेक्स्ट इन्फ्यूजन सेंटर में आएगा और उसको हम एक अनदर GCSF देते हैं, और फिर आप एफरेसिस करते हैं, और इस तरह आप स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं। मोस्ट पेशेंट के लिए 1 दिन के लिए, सम पेशेंट के लिए 2 दिन के लिए। इस स्लाइड में थोड़ी मोर फाइन डिटेल्स हैं। अगेन GCSF की डोज 10 माइक पर किलोग्राम सबकुटेनियस इंजेक्शन है। मेजर सर्कुलेटिंग CD34 ऑन 4 डे। अब ये इतना सिंपल नहीं है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जितना मैंने पहली स्लाइड में बताया, और भी बहुत सारी फाइन डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप डे 4 के ऊपर CD34 सेल्स को आप देखते हो कितने हैं। अगर CD34 सेल लेस दैन 10 माइक्रो पर लीटर है और आप सिंगल ट्रांसप्लांट एम कर रहे हो, या अगर लेस दैन 20 माइक्रो पर लीटर और आप टू ट्रांसप्लांट आप एम कर रहे हो, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट इंडिकेशन फॉर प्लेरेक्सी-4। मतलब कुछ एक्सेप्शनली कुछ केसेस हो सकते हैं कि जिसमें आपको प्लेरेक्सी-4 की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको मोजोबिल की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर ये नंबर आपके अचीव मतलब लेस दैन 10 फॉर 1 ट्रांसप्लांट, लेस दैन 20 फॉर 2 ट्रांसप्लांट, तो तब आपने प्लेरेक्सी-4 आपने देनी ही देनी है। इसी स्लाइड में मैंने फिर ये नंबर्स को हाईलाइट किया है। और अच्छा, एक और बात है कि मतलब कि अगर प्लेरेक्सी-4 आपने नहीं यूज़ की 4th इवनिंग के ऊपर, तो आप इसको बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डे, लेट्स से आप फर्स्ट डे कलेक्शन करते हैं और फर्स्ट डे जो कलेक्शन आपकी है सेल की वो लेस दैन 1 मिलियन CD34 सेल्स पर किलोग्राम, और बाद में एनी सब्सिक्वेंट डे इट्स लेस दैन 0.5 मिलियन, तो उसमें भी आप बाद में भी आप मोजोबिल आप दे सकते हैं। तो मोजोबिल के बारे में एक चीज़ ये है कि इट्स नॉट यूज्ड फॉर मोर देन 3 डेज़। इसको 3 दिन से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एफरेसिस टारगेट आपका क्या है, और आप एफरेसिस आप कब शुरू करते हैं, और आप क्या चीज़ आप एफरेसिस में आप एम कर रहे हैं कि क्या नंबर आपने अचीव करना है। एफरेसिस तब आप शुरू करते हैं जब आप देखते हैं कि जो प्लाज्मा में जो CD34 सेल काउंट है वो मोर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 CD34 प्लस पर माइक्रोलीटर। दिस इज़ द इंडिकेशन, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एफरेसिस। अब आपका कलेक्शन टारगेट आपका कितना है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्शन टारगेट आपका, ये पहले जितने भी नंबर हमने डिस्कस किए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये कलेक्शन टारगेट वाला नंबर है। जो पिछली स्लाइड में हमने नंबर डिस्कस किए उसको भी अगर आप भूल जाओ तो इट्स ओके, लेकिन ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यकीन में रखना है कि कलेक्शन टारगेट 6 × 10⁻⁶ CD34 सेल पर किलोग्राम फॉर 2 ट्रांसप्लांट। 2 ट्रांसप्लांट के 6 × 10⁻⁶ है, और एक ट्रांसप्लांट के लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 × 10⁻⁶ CD34 सेल्स पर किलोग्राम फॉर 1 ट्रांसप्लांट। ये दो नंबर, these 2 numbers are very important to memorize, to remember। अब जब आपने अपने सेल कलेक्ट कर लिए हैं तो अब आपने उनको DMSO में आपने उसमें आपने सेव करना है। DMSO क्या है, ये आप खुद गूगल देखो ये क्या चीज़ है। ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें फ्रीजिंग जो है वो जिसमें फ्रीजिंग अचीव नहीं होती, दाव के बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर भी हो। सो यू कैन गूगल इट योरसेल्फ।
ओके, अब हमने अपने स्टेम सेल कलेक्ट कर लिए, हमने उनको फ्रीज़ भी कर लिया और हमने मल्टीपल मायलोमा में बात की थी कि आपने उसी वक्त ही आपने आपने उनको ट्रांसप्लांट नहीं कर देना। कई दफ़ा आप रिलैप्स का वेट करते हो, लेकिन आपने स्टेम सेल आपने कलेक्ट करने हैं, तो हमने स्टेम सेल कलेक्ट कर लिए। अब लेट्स से पेशेंट को रिलैप्स होता है, तो अब रिलैप्स होता है, अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रोसेस शुरू करना है कि जो जो बाकी जो प्रोसेस है स्टेम सेल जो ट्रांसप्लांट का। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप प्रेपरेटिव कीमोथेरेपी देते हैं। सो व्हाट इज़ प्रेपरेटिव कीमोथेरेपी? इसमें ये ड्रग याद रखनी है मेल्फालन, और ये एग्जैक्ट डोज याद रखनी है 200 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है तो आप इसमें डोज को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो दिस डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेडिकेशन है, और इस जब आप इस डोज पे देंगे तो ये बोन मैरो को ख़त्म कर देगी, क्योंकि अब हमने जो स्टेम सेल कलेक्ट किए हैं वो हमने डालने हैं, और जो बोन मैरो अब ख़त्म हो जाएगा इस मेडिकेशन से। आप देखें बोन मैरो टोटली सप्रेस, एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग। तो अब आपने आफ्टर 24 आवर्स आपने पेरिफेरल ब्लड प्रोजेनेटर सेल आपने इनको री इन्फ्यूज़ करना शुरू करना है। अब आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दिया, अब उसके बाद अब क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इन दिस स्लाइड। अब लेट मी ज़ूम इट अ लिटिल बिट। ओके, तो इसमें एक बात तो याद रखनी है कि अब आपने नए स्टेम सेल डाले हैं, तो नया स्टेम सेल जो है वो एग्जैक्ट उसी दिन काम नहीं करेगा, इट विल नीड सम टाइम। तो इस दौरान आपने ट्रांसफ्यूजन एज नेसेसरी, आप जितनी आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े आप ट्रांसफ्यूजन करोगे। ऑल्सो यूज़ आप GCSF भी आप कर सकते हो, और न्यूट्रोफिल की जो इनग्राफ्टमेंट यूजुअली होती है वो डे 12 टू डे 14 पे होती है, और जो प्लेटलेट भी बाय 14 टू 16 डे तक 10-20,000 पर डे जो है पर डे डेवलपमेंट शुरू होती है 14 से 15 दिन, 14 से 16 दिन के बाद। अब आप अगर देखो कि पहले जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उस दौरान हमारा जो नया जो स्टेम सेल है उसको टाइम चाहिए मैच्योरेशन के लिए। अब एक और बात लिखी थी कि यूजुअली RBC ट्रांसफ्यूजन इज़ मिनिमल। अब जो ख़तरनाक जो प्रॉब्लम्स है वो इस दौरान इन्फेक्शन का है। तो फिब्राइल न्यूट्रोपीनिया वी ऑल नो इट्स एन इमरजेंसी, और हमारा बहुत ही ज़्यादा जो रेडार पे ये हाई होना चाहिए कि जैसे ही फिब्राइल न्यूट्रोपीनिया हो तो हमने इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना है। और प्रोफिलैक्टिक थेरेपी भी आप इसमें देनी है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटीवायरल, एंटीफंगल, इसको भी हमने प्रोफिलैक्टिक थेरेपी देनी है। ये इट्स अ होल नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे इसको बाद में जो प्रोफिलैक्टिक थेरेपी को मैनेज करना है, उसके बारे में हम किसी वीडियो को मेरा इस पे बात करेंगे। और आपने जितने भी जो मार्कर्स हैं पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन, ESR, CRP, जितने भी मार्कर्स हैं आपने सारों को थॉरोली करना है, और ताकि पेशेंट को जैसे ही थोड़ा सा भी आपको लगे कि इन्फेक्शन हो रहा है आपने अग्रेसिव ट्रीट करना है।